हेलो मित्रों, मैं अपने इस एग्जाम 21 चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये प्राचीन भारतीय इतिहास का जो है पार्ट 2 है और भाग 2 है, और हम भाग 2 पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमने भाग 2 में जितना पढ़ा था उससे हम आगे कंटिन्यूस करते हैं जल्दी से। ठीक है, तो जो आज हमें पढ़ना है वो हमें पहले पढ़ना है भैया आपके ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। ठीक है, देखिए मतलब ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं। देखिए मतलब जैसे 4 वेद होते थे। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद हमने पढ़ा था। और उन्हें जो है जो आपके ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो जो है वेदों के भाग हैं। ठीक है, वेदों के भाग हैं। और जितने भी कर्मकांड होते हैं, जितने भी कर्मकांड, चाहे यज्ञ हुआ या कुछ भी हुआ यार, जितने भी कर्मकांड हुआ दोस्त, वो जो है उनकी जो है मेथड, उनकी जो मेथड किस में दी गई है, तो उनकी मेथड आपके ब्राह्मण ग्रंथ में दी गई है। तो हमने पढ़ा है कि हमारे पास 4 वेद थे भैया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और हर वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है, तो वही हमको पढ़ना। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपका हमने पढ़ा था ऋग्वेद। ऋग्वेद, ठीक है, तो ऋग्वेद के भैया 2 ब्राह्मण ग्रंथ वो आप लिख लीजिएगा। पहले का नाम है, देखिए, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, आप लिख लीजिएगा ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। अच्छा, दूसरे का नाम है सांख्यायन या कौसतकी। ठीक है, कौसतकी, सांख्यायन। देखिए अगर आपसे पूछा जाए ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ किसका है तो आप बताओगे ऋग्वेद का है। अगर आपसे पूछा जाए कि सांख्यायन या कौशितकीय ब्राह्मण ग्रंथ किसका है तो आप तुरंत बताना कौशितकीय या सांख्यायन ब्राह्मण ग्रंथ आपका ऋग्वेद है। तो हमने क्या पढ़ा, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े। ब्राह्मण ग्रंथ होते क्या भैया, ब्राह्मण ग्रंथ में जो आपके वेद हैं, वेदों के जो है अंग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथ में जो है किसी प्रकार का जो कर्म कांड होता है उनकी मेथड दी गई है, और हर वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो हमने पढ़ा कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ या फिर सांख्यायन या कौशितकीय ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद हमें देखना है यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद के 2 भाग होते हैं। ठीक है, यजुर्वेद के 2 भाग होते हैं। एक भाग होता है, आप लिखिएगा, शुक्ल पक्ष। ठीक है, एक होता है शुक्ल पक्ष, दूसरा आपका होता है कृष्ण पक्ष। यजुर्वेद के 2 पक्ष होते हैं, एक का पक्ष होता है शुक्ल पक्ष, दूसरे का पक्ष होता है कृष्ण पक्ष। अब शुक्ल पक्ष का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, लिखिएगा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसका, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद का। यजुर्वेद के शुक्ल पक्ष का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। वहीं यजुर्वेद के कृष्ण पक्ष का जो ब्राह्मण ग्रंथ है भैया वो आपका तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ, तैत्तिरीय लिख लीजिएगा, तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है जो कि कृष्ण पक्ष का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, यहां तक हुआ। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और सांख्यायन कौशितकीय ब्राह्मण ग्रंथ। यजुर्वेद हमने देखा, यजुर्वेद में हमारे शुक्ल पक्ष में हमने शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ को देखा, और वहीं जो है कृष्ण पक्ष में हमने तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ को देखा। अब यहीं पे एक बात और नोटिस करिएगा, लिखिएगा कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में अब स्त्री को जो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया। तो ये पूछा जाए कि पुरुष की अर्धांगिनी किस ब्राह्मण ग्रंथ में बताया गया, तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में बताया गया जो यजुर्वेद के शुक्ल पक्ष का ब्राह्मण ग्रंथ है। बस अब हम आते हैं सामवेद में आपके। तो सामवेद का एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है, आप लिखिएगा, जैमिनीय। ठीक है, जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ किसका भैया, जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ आपका सामवेद का है। अच्छा, फिर आए हम अथर्ववेद में। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ बताइए। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है गोपथ, बस लिख लीजिएगा, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसका है, अथर्ववेद में है। अच्छा, फिर हमने ब्राह्मण ग्रंथ हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, उसके बाद में हम देखिए एक संहिता होती है, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ हुए, जबकि वेद हुए, वैसे संहिता होती है। तो जो हमें इंपॉर्टेंट वो बता रहे, देखिए एक संहिता होती है मैत्रेयी संहिता। ठीक है, तो मैत्रेयी संहिता में क्या है कि स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति
मैत्रिणी संहिता में बताई गई है। और इस संहिता में जो है स्त्री को पुरुष का जुआ और शराब के बाद तीसरा मुख्य दोष बताया गया। ठीक है, ये मैत्रिणी संहिता है भैया। अच्छा, और स्मृति आप जानते होंगे, ठीक है, स्मृति, तो एक पॉइंट लिखिएगा कि मनुस्मृति, ठीक है, मनुस्मृति जो है सबसे प्रामाणिक एवं प्राचीन है मनुस्मृति, और इससे शुंग काल की हमें जानकारी मिलती है। अगर आप जानते होंगे तो पुष्यमित्र शुंग ने जो है एक वंश की स्थापना की थी, मतलब तो पुष्यमित्र शुंग ने, तो उसी शुंग काल की जानकारी हमें मनुस्मृति से प्राप्त होती है, और इस मनुस्मृति सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है भैया। अच्छा, 2 हो गए। अच्छा, हमने ये भी पढ़ा था कि हमें वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है पहले भाग में, और नारद स्मृति से भी हमें वायु पुराण की जानकारी मिलती है। ठीक है, इतनी बातें जो आपके 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं वो निकालने के लिए काफ़ी हैं। हमने जो भी यहाँ पर ऋग्वेद या सामवेद था सब हमने पढ़ा, कौन कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ होता है, तो ये लिख लीजिएगा। अब हम कुछ पुस्तकों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अरे देखिएगा यहाँ पे यार अर्थशास्त्र लिखा था। ठीक है, अर्थशास्त्र। देखिए कुछ पुस्तकें हैं, अब हम पढ़ते हैं कि कुछ पुस्तकों, जो भी पुस्तकें हैं उनसे कैसे जानकारी मिलती है हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास की। ठीक है, देखो सबसे पहली पुस्तक लिखिएगा अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया भैया? अर्थशास्त्र आपके चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? अर्थशास्त्र जो है आपके चाणक्य के द्वारा लिखा गया। चाणक्य का और 2 नाम होता है, उनका चाणक्य का नाम होता है कौटिल्य या विष्णुगुप्त। तो चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त के द्वारा एक अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा गया। इसके द्वारा जो है मौर्य युगीन समाज व राजनीतिक व्यवस्था की हमें जानकारी मिलती है। अच्छा, ये पुस्तक जो है 15 पार्ट और 180, ठीक है, चैप्टर में, ये हम कह सकते हैं कि 15 भाग हो जाएंगे, 180 चैप्टर हो जाएंगे, और इसी को जो है 15 अधिकरण 180 उपकरणों में विभाजित है ये अर्थशास्त्र पुस्तक। ठीक है, इससे हमें जानकारी किससे मिलती है? हमें जो मौर्य समाज की जानकारी मिलती है भैया। अच्छा, किसने लिखा था? तो आपके चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त ने लिखा था। अब किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये भी लिख लीजिएगा, संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, तो इतनी बातें अर्थशास्त्र के बारे में आपसे पूछी जा सकती हैं कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त के द्वारा लिखी गई। मौर्य समाज व राजनीतिक व्यवस्था की हमें जानकारी मिलती है। और ये 15 जो है 15 आपका पार्ट हो जाएगा, 180 चैप्टर हो जाएंगे इसमें, मान लीजिए, और संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। बस इसके बाद में हम आते हैं दूसरी पुस्तक जो है राजतरंगिणी। ठीक है, राजतरंगिणी में लिखिएगा, राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा लिखी गई थी। राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई? कल्हण के द्वारा लिखी गई। और ये पुस्तक जो है संस्कृत भाषा में प्राचीन इतिहास को क्रमबद्ध लिखने का प्रयास किया गया था राजतरंगिणी में। तो संस्कृत भाषा में प्राचीन भारतीय इतिहास को लिखने का जो वो क्रमबद्ध लिखने का प्रयास वो आपके राजतरंगिणी में किया गया। राजतरंगिणी किसने लिखा? कल्हण ने लिखी। और राजतरंगिणी में क्या है भैया? राजतरंगिणी से हमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो इतनी पॉइंट राजतरंगिणी के बारे में हो जाएगा। राजतरंगिणी से किसकी जानकारी मिलती है? कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी किसने लिखा? अष्टाध्यायी के लेखक थे पाणिनि, लिख लीजिएगा। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि थे। अष्टाध्यायी से हमें जानकारी किसकी मिलती है? अष्टाध्यायी से हमें जो है अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है यार। और अष्टाध्यायी जो है संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। ठीक है, संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी से भी हमें मौर्य युगीन काल की जानकारी मिलती है। ठीक है, मौर्य समाज की जानकारी मिलती है अष्टाध्यायी से। चौथी पुस्तक आएगी चचनामा। चचनामा क्या है भैया? देखिए, जब आपका भारत पर अरबी व मुस्लिम आक्रमण हो रहा था तो एक लेखक थे अली अहमद। ठीक है, तो चचनामा नामक पुस्तक उन्होंने लिखा था और फारसी भाषा में लिखा था। तो चचनामा लिखा गया फारसी भाषा में, लिख लीजिएगा। किसने लिखा? लेखक हैं अली अहमद। अली अहमद लेखक हैं। इस पुस्तक से हमें भारत पर होने वाले मुस्लिम आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो पूछा जाए भारत पर होने वाले मुस्लिम आक्रमण की जानकारी कहाँ से मिलती है? चचनामा से लेती है। 5वां आएंगे गार्गी संहिता भैया। गार्गी संहिता किसने लिखी? लेखक का नाम है कत्यायन। ठीक है, लेखक का नाम है कत्यायन। अच्छा, गार्गी संहिता किसने लिखा? कत्यायन लिखा। अच्छा, गार्गी संहिता से हमें पता क्या होता है? हमें जानकारी किसकी मिलती है? गार्गी संहिता से हमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण की जानकारी मिलती है।
यवन आक्रमण की जानकारी मिलती है। अच्छा, गार्गी संहिता है क्या भैया? गार्गी संहिता जो है एक ज्योतिष ग्रंथ है, लिख लीजिएगा, ज्योतिष ग्रंथ है, लेखक है कात्यायन। बस उसके बाद में हम आते हैं महाभाष्य। महाभाष्य में क्या है? देखिए, महाभाष्य के लेखक है पतंजलि, लिख लीजिएगा, महाभाष्य के लेखक पतंजलि हैं और ये पुष्यमित्र शुंग के जो है प्रधानमंत्री थे। ठीक है, पुष्यमित्र सिंह के प्रधानमंत्री थे। और महाभाष्य हमें शुंगों के इतिहास की जानकारी मिलती है जो कि एक ब्राह्मण राज्य था। ठीक है, तो महाभाष्य से हमें जो है शुंगों के इतिहास की जानकारी मिलती है। पतंजलि इसके लेखक थे, जो कि पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो ये 6 किताबें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं कि इससे किसकी जानकारी मिलती है। अच्छा, हम जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, देखिए। अर्थात मौर्य समाज की जानकारी व राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी हमें मिलती है। अच्छा, के लेखक चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त हो जाएंगे। 15 जो है पार्ट हो जाएगा, 180 जो है आपके चैप्टर हो जाएंगे। संस्कृत भाषा में लिखा गया, राजा तरंगली कणार के द्वारा लिखी गई, इसमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। अष्टाध्यायी जो पाणिनि के द्वारा लिखी गई, संस्कृत भाषा में इतिहास को क्रमबद्ध लिखने का प्रयास आपके अष्टाध्यायी में किया गया। और इससे हमें जो है वो मौर्य समाज की जानकारी मिलती है। काल की जानकारी, चचनामा लेखक का लिए का, इसमें भारत में होने वाले मुस्लिम आक्रमण की हमें जानकारी मिली। गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है और कात्यायन के द्वारा लिखी गई। और इससे जो है हमें गार्गी संहिता भारत पर होने वाले यवन अरबी आक्रमण और भारत पर होने वाले यवन आक्रमण की जानकारी हमें कहाँ से मिली? गार्गी संहिता से। महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखी, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के प्रधानमंत्री थे और इससे हमें जो है शुंगों के इतिहास की जानकारी मिलती है। ओके, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारी देखिए कुछ बौद्ध साहित्य हैं, बौद्ध धर्म जानते होंगे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो बौद्ध साहित्य हम पढ़ते हैं। तो बौद्ध साहित्य में सबसे पहले पढ़ा जाएगा जातक। उसमें बौद्ध साहित्य में आता है एक पुस्तक, यह है, मान लीजिए जातक नाम है उसका। ठीक है, बौद्ध साहित्य में एक पुस्तक है, मान लीजिए जातक। ठीक है, जातक में क्या हो भैया? देखिए, जातक में कहा जाता है, देखिए जातक में महात्मा बुद्ध ही तो बौद्ध धर्म के जो मतलब लीडर थे एक प्रकार से, महात्मा बुद्ध मान लीजिए। ठीक है, तो जातक में महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां मिलती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जातक में क्या है या महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां हमें कहाँ प्राप्त होती हैं, तो हमें वो जातक से प्राप्त होती है। जो भी जानकारी प्राप्त होती है वो जातक से प्राप्त होती है। अच्छा भैया, जो बौद्ध साहित्य के 3 पिटक होते हैं, क्या कहा हमने? बौद्ध साहित्य के 3 पिटक। पूछा जाए 3 पिटक का संबंध किससे है, तो बौद्ध साहित्य से है। अब वो कौन कौन से पिटक हैं? बौद्ध साहित्य के 3 पिटक। 3 पिटक का संबंध किससे है? बौद्ध साहित्य से है। अच्छा, बौद्ध धर्म या बौद्ध साहित्य से 3 पिटक है कौन कौन से भैया? देखिए, एक है विनय पिटक, लिखिएगा विनय पिटक। दूसरे का नाम है सूत्र पिटक। तीसरे का नाम है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक, 3 पिटक का संबंध आपके जो है बौद्ध साहित्य या बौद्ध धर्म से है। जातक में हमें महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां मिलती हैं। अच्छा, आप ये भी जानते होंगे कि जो बौद्ध धर्म था वो महायान शाखा था और हीनयान शाखा था। ठीक है, तो हीनयान शाखा का एक प्रमुख जो बौद्ध साहित्य उसका नाम है कथावस्तु। तो लिखिएगा कि हीनयान शाखा का, हीनयान शाखा, ठीक है, हीनयान शाखा का पुस्तक एक प्रमुख है कथावस्तु। कथावस्तु, ठीक है, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है। कथावस्तु से हमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र का प्रमाण मिलता है। मतलब महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र कैसा था उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो हीनयान के प्रमुख जो है बौद्ध साहित्य कथावस्तु से हमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र का जो है जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया भैया, जातक में हमें महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियाँ मिली, कथावस्तु में हमें उनके जो जीवन चरित्र है, वो जो भी उनका जीवन चरित्र है उसकी जानकारी हमें कथावस्तु से मिली। बस, तो बौद्ध साहित्य में जितने दो ही थे लगभग, तो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने जैन साहित्य के बारे में। ठीक है, अच्छा भैया, देखिए जैन साहित्य को पहले कहा क्या जाता था? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। अच्छा,
जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य में दो बौद्ध जो साहित्य हैं, जैन साहित्य हैं, उनका नाम है, एक का नाम है कल्पसूत्र, लिखिएगा कल्पसूत्र, और दूसरा है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र हमने क्या बताया, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, एक जैन साहित्य है कल्पसूत्र, भगवती सूत्र। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी कल्पसूत्र से प्राप्त होती है। तो लिख लीजिएगा, जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी हमें कल्पसूत्र से प्राप्त होती है। वहीं महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और जिनका सिंह जो है उनका मतलब एक नोटेशन था, मतलब उनका प्रतीक था। तो भगवती सूत्र, ठीक है, भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन चरित्र, उनका जीवन चरित्र कैसा था उसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो भगवती सूत्र में मिलता है। तो दो बातें हो जाएंगी कि कल्पसूत्र से हमें क्या प्राप्त होता है? जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। भगवती सूत्र से हमें महावीर स्वामी के जीवन चरित्र का उल्लेख मिलता है। आगम किसको कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। तो जितनी भी पुस्तकें थी, ठीक है, और बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य को हमने कंप्लीट किया है, और जो भी पुस्तकें थी उसको हमने कंप्लीट किया है। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। हम जो भी लेखक, जो विदेशियों का विवरण है, तीसरा पॉइंट याद करिएगा, भारतीय इतिहास के स्रोत हमने पढ़ा था जैन ने, एक पढ़ा था हमने धर्म ग्रंथ, दूसरा हमने पढ़ा था ऐतिहासिक ग्रंथ, हम तीसरा विदेशियों का विवरण, चौथा हमने पढ़ा था पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। हमने जो है धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ आज कंप्लीट कर लिए हैं। तीसरा हमें पढ़ना है कि जो भी विदेशी यात्री भारत में आए, उन्होंने कोई पुस्तक लिखी तो उन्होंने भारत के बारे में क्या बताया, उससे हमें क्या जानकारी मिलेगी, वो हम देखेंगे। तो उसमें हम पहले पढ़ेंगे जो यूनानी रोमन लेखक, ठीक है, जो रोम के लेखक आए, इटली में जो है नहीं रोम, तो वहाँ से जो लेखक आए उन्होंने क्या कहा। और हमारा जो ये कंप्लीट होता है ऐतिहासिक ग्रंथ और धर्म ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी हुई है। जो भी पुस्तकें थी, जो भी ऋग्वेद, सामवेद, ब्राह्मण ग्रंथ या कोई भी स्मृति कुछ भी था, वो हमने सबको बता दिया है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो विदेशियों का विवरण लाके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय।